हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि अब कुछ ही दिनों में होने वाली है, उसके लिए आज हम लोग स्पेशल स्टडी मटेरियल लाए हैं, जिसमें कि आईसीटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एफएलएन से संबंधित 60 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 60 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आईसीटी का सामान्यतः क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इनकम टैक्स कमीशन, ऑप्शन सी इंडियन कास्ट एंड ट्राइब, ऑप्शन डी नन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नन, क्योंकि आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जबकि हमारा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, जो कि गलत है। अतः आप यहाँ पे आंसर को डी पर है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का प्रयोग किस संसाधन तंत्र से होता है और उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए टीएलएम, ऑप्शन बी एनसीटी, ऑप्शन सी आईसीटी या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आईसीटी। आईसीटी के अंतर्गत हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीटी के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी प्रेषण या फिर ऑप्शन डी वितरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वितरण। यहाँ पे आप वितरण को किसी वस्तु के वितरण के हिसाब से समझे, नॉलेज का वितरण नहीं। जबकि आईसीटी के माध्यम से हम लोग आसानी से शिक्षण करा सकते हैं, बच्चे अधिगम कर सकते हैं, या फिर कोई भी बात को हम लोग उससे संप्रेषित कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आईसीटी के माध्यम से किसी वस्तु का वितरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में आईसीटी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपकरण आईसीटी से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी रेडियो, ऑप्शन सी कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी मोबाइल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड आईसीटी से संबंधित नहीं होता है, जबकि रेडियो, कंप्यूटर और मोबाइल ये सभी आईसीटी से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से आईसीटी का अंग नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए टीवी, ऑप्शन बी डिजिटल बोर्ड, ऑप्शन सी घड़ी या फिर ऑप्शन डी प्रोजेक्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घड़ी आईसीटी का अंग नहीं है, क्योंकि घड़ी के माध्यम से हम लोग सूचना का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, जबकि टीवी, डिजिटल बोर्ड या प्रोजेक्टर ये सभी शिक्षण से संबंधित है। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीटी के द्वारा अधिगम पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अधिगम की वृद्धि होती है, स्वयं निर्धारित गति से अधिगम का वर्धन होता है, अधिगम के संसाधनों को कहीं और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आईसीटी के द्वारा अधिगम पे इन सभी प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रचनावादी पद्धति में शिक्षा को किस रूप में देखा जाता है? अवलोकन कार्य, सुगम कार्य, कार्यकर्ता या फिर ऑप्शन डी व्यवहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रचनावादी पद्धति में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है, यानी कि बच्चों के लिए काम को सुगम बनाना, सरल बनाना और इंटरेस्टिंग बनाना, ताकि बच्चे अच्छी तरह से सीख सके। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को सुगम कार्य या सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में वाटिका को किस नाम से खोलने की योजना है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अशोक वाटिका, ऑप्शन बी पुष्प वाटिका, ऑप्शन सी बाल वाटिका या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका खोलने की योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिका किस उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी बनाने का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 10 वर्ष या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल वाटिका में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी बनाने का प्रस्ताव है। बाल वाटिका की कल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कक्षा के छात्रों के लिए कल्पित है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए कक्षा 5 के नीचे, ऑप्शन बी कक्षा 1 तक, ऑप्शन सी कक्षा 8 तक या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल वाटिका मुख्यतः कक्षा 1 तक करने की कल्पित है, क्योंकि इससे पहले आंगनवाड़ी का 2 साल और कक्षा 1 मिला के 3 साल को बाल वाटिका में रखना है, यानी कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उसके बाद फिर कक्षा 2 और कक्षा 3 की पढ़ाई की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को राष्ट्रीय डैश होना चाहिए, सेवा, मिशन, लक्ष्य या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। FLN की योजना किस प्रकार की शिक्षा प्रदत्त है? बुनियादी शिक्षा और गणना, बुनियादी शिक्षा और कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और खेल, मनोरंजन और शिक्षण। तो FLN की योजना बुनियादी शिक्षा और गणना से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित कौशल के साथ निम्न में से कौन सा और ज्ञान हो? NEP का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पढ़ना और सीखना, टहलना, शिक्षक के पास रहना या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो NEP 2020 के अनुसार बच्चे को बुनियादी गणितीय कौशल के साथ साथ पढ़ना और सीखना या लिखना भी आना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि FLN निम्न में से कौन सी दक्षता हासिल करने की एक राष्ट्रीय पहल है? रचनात्मक और सौंदर्य कौशल, कंप्यूटर संबंधी कौशल, पर्यावरण अवधारणाएं या फिर ऑप्शन डी भाषा और गणित की समझ विकसित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, FLN जो है वो भाषा और गणित की समझ विकसित करने में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। FLN मिशन किस प्रकार की पहल है? स्कूली पहल, सार्वजनिक पहल, राष्ट्रीय पहल या राजकीय पहल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, FLN मिशन एक राष्ट्रीय पहल है जो कि नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की गई है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने का कौन सी विशिष्टता प्रदान करेगा? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए पाठ्यचर्या और शास्त्रीय ढांचा, ऑप्शन बी पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन सी कार्यपुस्तिका या फिर ऑप्शन डी शिक्षण योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाठ्यचर्या और शास्त्रीय ढांचा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि तकनीकी कौशल से क्या अभिप्राय है? पुस्तकीय कौशल, विवेचन कौशल, उपकरण प्रविधि कौशल या फिर मानसिक योग्यता कौशल? तो इसका जवाब सभी लोग को पता होगा। तकनीकी कौशल जो है वो मेनली उपकरण प्रविधि कौशल होता है। पुस्तकीय कौशल, विवेचन कौशल और मानसिक योग्यता कौशल तकनीकी कौशल के अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी कि उपकरण को कैसे जोड़ना है, कैसे हटाना है, उसका कैसे यूज़ करना है, इसका जो कौशल होता है उसको हम लोग तकनीकी कौशल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानवीय कौशल से क्या अभिप्राय है? कार्य करने, समझने एवं प्रेरणा कौशल, दूरदर्शी परिदृश्य कौशल, समस्या पहचान कौशल या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। मानवीय कौशल से अभिप्राय होता है मानव का कार्य करने, समझने और प्रेरणा कौशल को मानवीय कौशल के अंतर्गत मानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि संप्रत्यात्मक कौशल से क्या अभिप्रेत है? प्रबंधकीय सफलता कौशल, संगठनात्मक रुचि एवं अभिक्रिया कौशल, प्रयोग प्रदर्शन कौशल या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संप्रत्यात्मक कौशल का मतलब है संगठनात्मक रुचि और अभिप्रिया कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शिक्षा प्रणाली में बेहतरी के लिए पहली और दूसरी शिक्षा नीति कब कब तैयार की गई थी? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन है 1967 से 1968, 1986 से 87, दूसरा है 1968 और 1986, तीसरा है 1968 और 1992। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में शिक्षा प्रणाली की बेहतरी के लिए पहली शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी तथा दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तुओं, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को समावेशित किया गया है।
यह योजना संपूर्ण भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान किया गया है। इसमें दृष्टिबाधित बच्चों का विकास है, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका मतलब है कि पूरे भारत में एक ही जैसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्रीय हिसाब से उसमें संशोधन कर सकते हैं और क्षेत्रीय चीज़ को उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि बिहार के बच्चों को हम तमिलनाडु या फिर केरल के ओणम जैसे पर्व के बारे में नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पाठ्य पुस्तक में छठ डालेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये बच्चा के क्षेत्रीय रूप से जुड़ा हुआ है कि छठ बिहार में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, इस तरह से असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। तो प्रत्येक राज्य के बच्चों के लिए अलग अलग हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए, ताकि वो उनको अपने पर्यावरण में समायोजित कर सके और उनका समग्र रूप से विकास हो सके। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, शिक्षक का विश्वास बच्चों को प्रभावित करता है, शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। समावेशी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि समावेशी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक का बच्चों में विश्वास प्रभावित करना, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्लास में सभी बच्चे को, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग हैं और जो नॉर्मल हैं, उनको एक साथ एक जैसी शिक्षा देना में शिक्षक का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। और इसके लिए शिक्षकों का बच्चों में विश्वास और बच्चों का शिक्षकों में विश्वास स्थापित होना जरूरी है। और इसका शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि UDL सिद्धांत निम्न में से किस वाक्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति के कई साधन हैं, ऑप्शन बी, प्रस्तुति के कई साधन हैं, ऑप्शन सी, काम करने के कई साधन हैं, या फिर ऑप्शन डी, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन हैं। तो UDL सिद्धांत मेनली व्यवहार प्रबंधन से संबंधित है। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक साथ सीखो और शिक्षण सिखाने की प्रणाली समान बनी हुई है, एक साथ सीखने और सिखाने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, ऑप्शन सी, स्कूल में विकलांग बच्चों को अलग रखा जाना, या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 2016 में एक साथ सीखो और शिक्षण में शामिल है कि सीखने की प्रणाली एक समान हो, यानी कि जो बच्चे विकलांग हैं और जो बच्चे बिना विकलांग हैं, यानी कि जो सामान्य छात्र हैं, उनको एक साथ एक ही कक्षा में एक जैसे शिक्षा देना। और इसका मेन मोटिव ये है कि जब ऐसे बच्चे समाज में बड़े होते हैं तो दोनों एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं, यानी कि जो विकलांग है उनको भी आदत होती है सामान्य बच्चों के साथ रहने की, और सामान्य बच्चे भी सीखते हैं कि विकलांग बच्चों के साथ कैसे ट्रीट किया जाए या उनको कैसे सहारा दिया जाए। तो दोनों को एक साथ समाज में एक जैसा बना के उनको सिखाया जाता है, ताकि वो जब बड़े हो तो अच्छे नागरिक बने और एक दूसरे से भेदभाव ना हो। और अलग दोनों बच्चों को बचपन से अलग अलग रखा जाएगा, अलग अलग एजुकेशन दिया जाएगा, तो बाद में वो एक दूसरे से घुल मिल नहीं पाएंगे और समाज में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए विकलांगता अधिनियम 2016 एक साथ सीखो और शिक्षण के प्रेरणा पर बल देता है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवेदनशील शिक्षकों की विशेषताएं निम्न में से कौन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वयं की आवश्यकता के प्रति सचेत रहना, ऑप्शन बी, आलोचक और मूल्यांकन से आहत होना, ऑप्शन सी, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। संवेदनशील शिक्षा का मतलब होता है कि वो बच्चों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप ढले और उनको समझे और उनको सहारा दे और उनको समझे कि उनके कौन सी समस्याएं हैं और उसके अनुकूल व्यवहार करे। न कि स्वयं की आवश्यकता के प्रति सचेत रहने से या फिर अपना आलोचना और मूल्यांकन से आहत होने से संवेदनशील शिक्षकों की विशेषताएं नहीं होती हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सके। संरक्षित और अनिश्चित, सुरक्षित और स्वीकृत, एकांत और तर्क, अलग थलग की सोच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। छात्रों को सकारात्मक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है ताकि छात्र सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव कर सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? इतिहास, अनुवांशिकी, परिवर्तनशीलता या फिर भोजन। तो आईक्यू लेवल का भोजन से कोई संबंध नहीं है, जबकि इसका इतिहास, अनुवांशिकता और परिवर्तनशीलता से संबंध है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तनाव प्रबंधन रणनीति निम्न में से किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मानवीय जुड़ाव विकृत होने पर, ऑप्शन बी नकारात्मक भाव रखने पर, ऑप्शन सी क्रोधित होने पर या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो तनाव प्रबंधन रणनीति मानवीय जुड़ाव विकृत होने पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभावी और सक्षम अधिगम विकसित करने के लिए निम्न में से आईसीटी का उपयोग किसमें किया जा सकता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, शिक्षण अधिगम मूल्यांकन में आईसीटी का समन्वय, कला समेकित शिक्षा या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन सभी में आईसीटी का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में अधिगम को संपुष्ट करने के लिए आईसीटी का प्रयोग सक्षम किसमें बनाता है? शिक्षण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, विभिन्न आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणाओं पर जोर दें जहां आईसीटी का एकीकृत किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। समेकित शिक्षण के लिए आईसीटी का इन सभी चीज़ों में उपयोग किया जा सकता है, यानी कि कक्षा में हम कोई भी गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम या शिक्षण दृष्टिकोण का योजना बना सकते हैं, और आईसीटी के उपयोग से बच्चों को कोई भी विषय वस्तु जो अगर नहीं समझ में आ रही है, जैसे कि हमको बच्चों को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पढ़ाना है, तो हम उनको मोबाइल में यूट्यूब से वीडियो दिखा के भी समझा सकते हैं, या फिर चट्टान के कितने प्रकार है, भूकंप कैसे होता है, ज्वालामुखी कैसे फटती है, इन सभी चीज़ों को आईसीटी के माध्यम से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स यानी कि OER क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी OER सभी हैं। क्या है सभी? सो देखिए, यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक समावेशी ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। NROER सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो, वीडियो, सीखने की वस्तुओं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियाँ, प्रस्तुतियाँ हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है और टिप्पणी भी की जा सकती है। अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया है, यानी कि OER में ये सभी चीज़ है जिससे आप लोग बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे बच्चों का संपूर्ण विकास हो सकता है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई सामग्री निम्न में से कौन सा है? सूचना को की इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, कंप्यूटर या संगणक जाल तंत्र इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए। रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, उलभ आदि से प्राप्त सामग्री। डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ई सामग्री के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आते हैं, यानी कि जो कुछ भी हम लोग मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से आदान प्रदान करते हैं, जिससे कुछ सीखते हैं, चाहे वो ऑडियो माध्यम में वीडियो हो, चित्र हो, टेक्स्ट हो, ये सभी चीज़ ई सामग्री के रूप में आएंगे, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीटी कैसे अधिगम, शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग करता है? श्रव्य, दृश्य सहित ज्ञान इंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है जिससे अधिगम की वृद्धि होती है। स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अधिगम के साधन को कहीं और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी।
आईसीटी जो है वो श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि इससे हम लोग की सभी ज्ञान इंद्रियां ग्रहणशील हो जाती है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और हमारे आँख के सामने वो प्रस्तुत होता है तो हम लोग को उसको ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। और ये इसको हम कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और इससे अवधारणा का जो स्पष्टीकरण है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, पारंपरिक विधि में बेहतरी के लिए, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अधिगम और शिक्षण के लिए आईसीटी इन सभी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हम लोग बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा सकते हैं और यह रचनात्मक शिक्षण के भी अंतर्गत आता है। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आईसीटी से संबंधित नहीं है निम्न में से किससे? कल्पना, प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, या फिर सृजन। आईसीटी जो है वो कल्पना से संबंधित नहीं है, बाकी इन सभी चीज़ों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच निम्न में से कौन है? एचएसपी, स्क्रैच, ऑडिसिटी और ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर, या फिर ऑप्शन डी सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी है ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ई पाठशाला निम्न में से किसे माना जा सकता है? हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध सभी शैक्षिक ई संस्थानों जैसे पाठ्यपुस्तक, ऑडियो, पत्र पत्रिका, अन्य प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संस्थानों का प्रदर्शन और प्रसार, जब वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता और शोधकर्ता के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी ई पाठशाला के अंतर्गत माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा आईसीटी से संबंधित नहीं है? ओईआर, जो कि अभी आप लोगों को बताया है, ये आईसीटी से संबंधित है। एनओईआर, ई ऑफिस, या फिर ऑप्शन डी ईएनटी। तो आईटी से संबंधित ईएनटी नहीं है, बाकी ये सभी हैं। शिक्षक प्रशिक्षण में ई क्लास से निम्न में से कौन सा प्रभावी नहीं होता? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अधिगम संवर्धन, ऑप्शन बी दक्षता संवर्धन, ऑप्शन सी शिक्षण संवर्धन, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ई शिक्षक प्रशिक्षण में ई क्लास में शिक्षण संवर्धन प्रभावी नहीं होता है, बाकी सभी प्रभावी होते हैं। यानी कि अधिगम और दक्षता प्रभावी होते हैं और शिक्षण प्रभावी नहीं होता। शिक्षा का मूल उद्देश्य निम्न में से कौन सा सर्वोपरि माना जा सकता है? विद्यार्थी को अधिक से अधिक अंक बटोरना, शिक्षार्थी को विकसित कर सक्षम बनाना, जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए सर्वांगीण विकास करना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वो है बच्चों का या फिर किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जो कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हो। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ये और शिक्षा का मूल उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना ये नहीं है। शिक्षा का मेन मोटिव है कि आप एक कैसे नागरिक हो। भारत के एक जिम्मेदार और शिक्षित नागरिक का मतलब होता है कि वो अपने जीवन के सभी पहलुओं को समझते हुए अपना सर्वांगीण विकास करे। इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था? 1968, 1986, 1992 या फिर 2020। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। व्यावसायिक शिक्षा पे जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। उद्यमिता कौशल किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? परंपरागत शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। नाम से ही स्पष्ट है, उद्यमिता कौशल यानी कि यह रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार मैनुअल और अन्य किस तरह के कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए? प्रायोगिक, उत्पादक, मौलिक, या फिर बुनियादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के हिसाब से मैनुअल और अन्य में उत्पादक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य अनुभव को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? व्यवहारिक कार्य, सामाजिक रूप से अव्यवहारिक कार्य, सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य, या फिर कोई नहीं। तो कार्य अनुभव को सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए दो विशिष्ट धाराएं, जिसको व्यवहारिक व्यवसाय के लिए जो यह
शिक्षा में किए गए कमीशन में उल्लेख है। किस कमीशन में इसका उल्लेख किया गया था? मुदालिया कमीशन, हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हंटर कमीशन में इसका उल्लेख किया गया था। हथकरघा को किस तरह की शिक्षा से संबंध किया गया है? व्यावसायिक शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा, प्रायोगिक शिक्षा या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। हथकरघा को व्यावसायिक शिक्षा से संबंध किया गया है। केंद्र स्तर के विद्यालयों में कक्षाओं में SUPW शब्द किससे संबंधित था? विशेष शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, समाज उपयोगी उत्पादकता शिक्षण या फिर समावेशी शिक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, SUPW शब्द समाज उपयोगी उत्पादकता शिक्षण से संबंधित है। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसे तकनीकी ज्ञान को जोड़ा गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी, IT या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत IT को तकनीकी ज्ञान से जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल ज्ञान का प्रारंभ होना है? कक्षा 3, कक्षा 9, कक्षा 6 या फिर ऑप्शन डी कक्षा 12। तो कौशल ज्ञान का प्रारंभ कक्षा 6 से देना है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। कौशल विकास योजना और उद्यमिता मिशन निम्न में से किससे गति प्रदान करता है? आजीविका मिशन, मॉड्यूलर नियोजित कौशल, आजीविका मिशन ऑफ नेशनल रूरल लिवलीहुड या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौशल विकास योजना और उद्यमिता मिशन इन सभी को गति प्रदान करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेरोजगार और बाहर काम करने वाले युवाओं को व्यावसायिक कौशल पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ निम्न में से कौन सा है? GRS एकेडमी, ग्राम तरंग, सिंधु एडू ट्रेन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बेरोजगार और जो युवा बाहर काम करते हैं उनको व्यावसायिक कौशल पर आधारित प्रशिक्षण इन सभी चीज़ों से दिया जाता है। GRS एकेडमी, ग्राम तरंग, सिंधु एडू ट्रेन। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल ज्ञान से एक व्यक्ति बनता है। क्षेत्र विशेषज्ञ, व्यक्ति ही संपत्ति, उत्पादक विशेषज्ञ या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। व्यावसायिक शिक्षा के कौशल ज्ञान से एक व्यक्ति ही संपत्ति बनता है, यानी कि ऑप्शन बी। कौशल विकास का क्षेत्र निम्न में से किससे है? प्रिंटिंग, व्यावसायिक ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन या फिर सभी। तो कौशल विकास का क्षेत्र इन सभी चीज़ों से है। किसी भी क्षेत्र में कौशल को विकसित किया जा सकता है। हुनर आधारित शिक्षा निम्न में से किस शिक्षा से संबंधित है? पुस्तकीय शिक्षा, मानविकी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या वोकेशनल शिक्षा। तो हुनर आधारित शिक्षा मानविकी शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन बी। लोकल टू वोकल किनकी विचारधारा है? श्री अमित शाह, श्रीमती निर्मला रमन, श्री नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो लोकल टू वोकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा है, ऑप्शन सी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत निम्न में से किस पर आधारित शिक्षा का प्रावधान रखा गया है? क्रेडिट आधारित शिक्षा, बैंक आधारित शिक्षा, डेबिट आधारित शिक्षा या कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रेडिट आधारित शिक्षा। NCI बोर्ड निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी है? व्यवसाय, सैद्धांतिक, प्रयोग या फिर कोई नहीं। NCI बोर्ड व्यावसायिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। OIT से क्या तात्पर्य रखा गया है? शिक्षण, प्रशिक्षण, सृजनात्मक या फिर कोई नहीं। तो OIT से प्रशिक्षण का संबंध है। इसी के तहत हम लोग का आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 60 में से कितने मार्क्स आए हैं और आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच।